हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। एस्मा एस्मा काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब आने वाले जितने भी एग्जाम हो जाएंगे हिमाचल में, क्योंकि आ चुका है करंट अफेयर में। ठीक है, तो अब हम इसको एस्मा को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वी वुड नॉट लुक इनटू द पॉलिटिकल एंगल। हम क्या देखेंगे, हम इसमें से वी विल ओनली ग्रैब द इंफॉर्मेशन विच वुड बी रेलेवेंट फॉर आर एग्जामिनेशन। हाँ, और मैं देखा था कि कई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर रहे हैं सेक्ट का। कोई इसको एप्सा बोल रहा है, कोई एस्पा बोल रहा है। आई डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट हमें क्या है, हमें इसे अच्छे से क्लियर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एस्मा एक्ट, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, व्हाट इज एस्मा? एस्मा है क्या है? सुनना होगा आपने, आज कल सभी इस एस्मा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो एस्मा स्टैंड्स फॉर व्हाट? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये है एस्मा। और ये कब आता है? 1968 में। लेके कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पूरा जानना है इसके बारे में, तो हम इसको स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कब आया, कैसे आया, क्यों आया, वो भी हम पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द 1960s, क्या होता है कि इंडिया हैड टू फेस टर्बुलेंट, इनक्रेडिबल टर्बुलेंट शॉक। हमें ऐसे शॉक फेस करने पड़ते हैं इन द टाइम ऑफ 1960 के टाइम पे। देखो क्या होता है कि 1962 में आपको पता होगा इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर होता है 1962 में। उसके बाद 1965 में इंडो पाक वॉर हो जाता है। अब इन दो वॉर की वजह से क्या होता है कि यहां पे हमारी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है इंडियन पीपल्स की। यहां पे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, और विद दिस, इससे क्या हो जाता है कि करेंसी की वैल्यू काफी डाउन हो जाती है, डिवैल्यू हो जाती है करेंसी की, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। देखो ये दो मेन प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है ड्यूरिंग द 1960s। आपको पता भी होगा कि उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह भी करके चलाया था। PL40 वाज प्रोक्योर्ड एट द सेम टाइम। 1960 के टाइम पे भी उसको प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम में ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। सिचुएशन कहां से ट्रिगर हो जाती है उसके बाद? ट्रिगर, देखो क्या होता है कि अब कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है। हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सैलरीड वर्कर थे, दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। जितने भी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब उनकी सैलरी कम होगी। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि सैलरीज उनकी कम थी और इन्फ्लेशन ज्यादा हो चुकी थी। अब वो क्या करते हैं कि वो अपनी डिमांड करते हैं सैलरीज को इंक्रीज करने के लिए 1960s के टाइम पे, इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। अब ट्रिगर यहाँ पे मेन क्या था कि उन्होंने स्टार्ट प्रोटेस्टिंग कर दी थी। प्रोटेस्टिंग क्यों की थी? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हाई हो रही थी, तो प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना। और बेसिकली मेजर रोल से स्ट्राइक क्यों कर रहे थे वो? स्ट्राइक, व्हाई द स्ट्राइक वाज डन? जस्ट टू इंक्रीज देयर सैलरीज। वो चाहते कि उनकी सैलरीज इंक्रीज हो। तो अब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये लेटर ऑन ये स्ट्राइक, प्रोटेस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं राइट्स में, राइट्स में, वायलेंट एक्टिविटी में। तो लोगों ने यहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। एक तो कंट्री पहले से ही ये सब फेस कर रही है, ऊपर से लोगों ने यहाँ पे क्या करना, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट के चक्कर में राइट्स, वायलेंट एक्टिविटी, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तो इवेंचुअली ये क्या करता है कि ये लीड करता है हमारे द थ्रेट ऑफ टोटल पैरालिसिस। यानी कि अब यहाँ पे कंट्री में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये महसूस हो गया कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो आने वाले टाइम में कंट्री की सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो व्हाट इट वाज? थ्रेट ऑफ टोटल पैरालिसिस।
अब व्हाट इज हैपनिंग, अब ये सब सिचुएशन की वजह से एक ऐसा थ्रेट पैदा हो गया। अब इससे बचने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, टेम्परेरी ऑर्डर इशू कर देती है। टेम्परेरी ऑर्डर इशू करती है और उसके अंदर क्या था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, स्पेसिफिकली एसेंशियल सर्विसेज वाले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी स्ट्राइक और प्रोटेस्ट पर बैन लगा दिया था। यानी कि अब वो स्ट्राइक और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे इस टेम्परेरी ऑर्डर से। और टेम्परेरी ऑर्डर को इवेंचुअली और लेटली इसको क्या कर दिया 1968 में एक लीगलाइज कर दिया, लेजिटिमेट कर दिया, एस्मा लेके आ गए। एस्मा फाइनली 1968 में एस्मा लाया गया, उसको लीगलाइज कर दिया गया, जितना भी उनकी स्ट्राइक और प्रोटेस्ट पे बैन लगे थे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बैन लगाते हैं तो देर इज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट उसको गवर्नमेंट ने लेटर ऑन लीगलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो ये उस टाइम इजीली लीगलाइज भी हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्यादा इस पे बहस नहीं की थी। ठीक है। और इन द प्रेजेंट टाइम सिचुएशन अगर हम देखें तो ऐसे लॉज आर नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पूरी तरह से बैन लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, और जो बहुत ही खराब है, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि दीज लॉज आर थ्रेट टू द पब्लिक ऑर्डर, से दिस ओके। 1968 में फाइनली एस्मा आ जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एस्मा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसका, अभी तक हमने बैकग्राउंड पढ़ा कि कैसे हमारे लॉ में आया। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एस्मा एक्चुअली है क्या, व्हाई इट इज सो मच इन टॉक। आपको अभी तक पता चल गया हो कि एस्मा क्या कर रहा है कि जितने भी स्ट्राइक और प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको बंद करने के लिए एस्मा लेके आते हैं। अब एस्मा के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, वी वुड लुक एट दैट ओके। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइन करता है कि कौन सी ऐसी एसेंशियल सर्विसेज है जिनके एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। तो एसेंशियल सर्विसेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 ऑफ एस्मा, एस्मा के सेक्शन 2 में। आई वुड लुक एट देम व्हाट इज एसेंशियल सर्विसेज। वैसे आपको पता भी है कि एसेंशियल सर्विसेज क्या हो जाती है। देखो, ट्रांसपोर्ट हो गई, जिसकी बात यहाँ पे आजकल हो भी रही है ना, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हो गई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, यूटिलिटी सर्विसेज हो गई, यूटिलिटी सर्विसेज क्या होता है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट हो गई ना, सीवेज ट्रीटमेंट, सैनिटेशन हो गई, ये सब इसमें आ जाएगी। ठीक है। और सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही काफी सारी इसमें एसेंशियल एक्टिविटीज आ जाती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर अगर ये सर्विसेज, अगर यहाँ के एम्प्लॉय, इन सर्विसेज के एम्प्लॉय काम करना बंद कर दे तो इट क्रिएट बिग इम्पैक्ट। किस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं, ये देखो। अगर सपोज फॉर दैट अगर सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर दें तो सिक्योरिटी में इट इज आर फंडामेंटल राइट है, हमारे इसमें कई सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा अगर ये लोग अपना काम करना बंद कर दे। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, एक ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट, टू गिव अस आर फंडामेंटल राइट। तो ये लेजिटिमेट कर देता है एस्मा को, है ना। तो ये सब सर्विस ऐसी एसेंशियल है, अगर ये बंद हो जाएगी तो कंट्री में थोड़ी सी रन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पर्टिकुलरली इन सभी जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके एम्प्लॉय को इतनी ज्यादा ढील नहीं दी जाती है टू प्रोटेस्ट ओके।
बट यहां पे क्या है, एक फाइनल कैच है। देखो व्हाट इज कैच हियर, सेक्शन 2 ऑफ एस्मा, पर्टिकुलरली 2(1)(a। तो जो पर्टिकुलरली ये सेक्शन है, दिस इज द कैच। ये सेक्शन अलाउ करता है गवर्नमेंट को किसी भी सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज के अंदर लेके आना। अगर किसी भी सर्विसेज में कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, इवन दैट इज नॉट द एसेंशियल सर्विसेज, भले ही वो एसेंशियल सर्विस नहीं है, बट गवर्नमेंट के पास फाइनल पावर है। गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि इस सेक्शन के अंडर उस सर्विस को एसेंशियल सर्विस के अंदर लेके आ सकता है। आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली ऑल द सर्विसेज, all the services, indirectly you can say all the services can come under the ESMA, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। this is the catch here, okay? Now we will look at section 3. सेक्शन 3 क्या बोलता है एस्मा का? तो सेक्शन 3 क्या करता है, सेक्शन 3 कंप्लीटली बैन करता है स्ट्राइक्स को। ये एस्मा को एम्पावर करेगा बैन करने के लिए सभी स्ट्राइक्स को, सभी प्रोटेस्ट को। अंडर सेक्शन 3 गवर्नमेंट कैन डू दिस, ओके। और इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर एस्मा लागू हो चुका है तो जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के एम्प्लॉय है उन्हें मैंडेटरी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। सबसे ज्यादा हार्मफुल सेक्शन इस एक्ट का है सेक्शन 7। सेक्शन 7 इस एक्ट का सबसे हार्मफुल सेक्शन आप इसको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट हैज राइट, पुलिस हैज राइट, पुलिस और गवर्नमेंट के पास राइट है बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के वो जो भी प्रोटेस्ट में शामिल है उनको अरेस्ट कर सकती है। दिस इज द बिग लूप होल फॉर द गवर्नमेंट। यहां पे बिना किसी अरेस्ट वारंट के आप किसी को भी, किसी को तो नहीं बट जो एक्टिव है स्ट्राइक में, प्रोटेस्ट में, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और उनको अरेस्ट क्यों करेंगे? इफ दे आर वायलेटिंग द एस्मा, यानी कि अगर वो वायलेट कर रहे एस्मा को। अच्छा, और जब एस्मा लगता है तो गवर्नमेंट इसको मैक्सिमम कितना लगा सकती है? 6 मंथ्स के लिए लगा सकती है और 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकती है। हालांकि हिमाचल के लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हिमाचल ने अपना जो हिमाचल ने एस्मा को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेके आई थी हिमाचल गवर्नमेंट। तो हिमाचल क्या कर सकते हैं कि वो 6 मंथ के साथ साथ वो 3 ईयर एक्सटेंशन कर सकते हैं, 3 ईयर तक एक्सटेंशन। देखो अब हम फाइनल डिबेट पे आते हैं कि जो ये एस्मा है क्या ये गुड है और बैड है, कितना अच्छा है हमारे लिए, कितना बुरा है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज गुड। वाई? देखो गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि उन्हें जितने भी हमारे सिटीजन है उनका ख्याल रखना है और उनकी जो जितने भी फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है, उनको उनके फंडामेंटल राइट दिलाने हैं। तो गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन, उनके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन होती है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। बट वेर एज अगर हम सिटीजन की बात करें तो सिटीजन के इससे भी हम आप बोल सकते हैं जितने भी एम्प्लॉय है, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज ऑल्सो है, दे ऑल्सो हैव लेजिटिमेट पॉइंट। क्या? क्योंकि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच कंट्री में है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अकॉर्डिंग दिस उन्हें राइट है, ठीक है, उन्हें राइट है, पूरा पूरा राइट है अपनी डिमांड्स रखने का गवर्नमेंट के सामने। तो गवर्नमेंट उनको बैन नहीं कर सकती है। और जो ये एस्मा है ये क्या करता है कि प्रोटेस्ट को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रियली इन डिबेट कि एस्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, काफी टाइम से डिबेट है। और वी वुड नॉट गो इन टू दैट डिबेट, हमें उस डिबेट में नहीं जाना है। हमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वी हैव टू कैरी दैट, ओके, ओनली दैट।
चलो लेट्स बैक। अब मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हिमाचल का जो एस्मा है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, हिमाचल गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट एस्मा बनाया है, मॉडिफाई किया है एस्मा को थोड़ा सा। तो उसमें ज्यादा तो डिफरेंसेस नहीं है, उसका कोर पर्पस तो सेम ही है कि जितनी भी स्ट्राइक है एसेंशियल सर्विसेज के एम्प्लॉय करते हैं उनको बैन करना है। बट उसमें थोड़ी थोड़ी जो डिफ्रेंशिएशन आ जाती है वो उसके टाइम फ्रेम में आ जाती है, थोड़ी सी, और पनिशमेंट में आ जाती है। बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो हिमाचल वाला है, आई हैव रिटन हियर, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1972 में लेके आती है। जो हमारा एस्मा हिमाचल एस्मा 1972 में आता है। पास्ट एक्ट नंबर 5 1973 में पास होता है। आर्ट 1972 में प्राइमरी लीगल मैकेनिज्म द स्टेट यूजेस टू रेगुलेट द प्रोहिबिट एंड स्ट्राइक्स एंड एंश्योर। देखो मैंने आपको बताया था कि उसका को पर्पस एकदम सेम है। थोड़ा सा इसमें ये जो डिफ्रेंशिएशन है आपको दिखाता हूँ। जो सेंटर वाला एस्मा, उसमें पेनल्टी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्राइक, अगर कोई स्ट्राइक में एस्मा लगने के बाद अगर कोई स्ट्राइक में फिर भी इवॉल्व होता है तो उसको क्या है कि इम्प्रीजनमेंट मिल जाएगी उसको 6 मंथ की। 6 मंथ तक उसको जेल में डाला जा सकता है और उसके ऊपर 1,000 तक का फाइन लगा सकता है, और दोनों ये चीजें एक साथ भी हो सकती है सेंटर वाले अगर हम एस्मा की बात करें। बट जो हिमाचल में एस्मा 1972 में लेके आते हैं उसमें इम्प्रीजनमेंट अप टू है 3 ईयर। सबसे बड़ी बात है कि कितनी है, 3 साल तक की इम्प्रीजनमेंट आपको हो सकती है। तो आज हमने जो ये एस्मा पढ़ा, एस्मा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, सो दैट आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कुछ भी एस्मा कुछ भी न्यूज में चल रहा है हम उसको 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू।